नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मैं रजनीश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। ये हमारा जो है भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें क्या है, पिछले वाले में इसमें तो हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि अक्षीय स्थिति में किसी भी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या हो सकती है। ठीक है, वो हमने निकाली थी, जो लगभग आई थी E = 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। और ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा, मैं बोल देता हूँ। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है, चेक करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, इधर होता था -q और इधर होता था +q। ठीक है, इधर क्या होता था -q और इधर होता था +q। अब मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है, यह है 2a। ठीक है, 2a, तो इधर अगर O है ये मध्य पॉइंट, तो इधर क्या हो गई a और इधर भी हो जाएगी a। अगर बीच में है और पूरे की दूरी 2a है और बीच की बात करें तो इधर a हो जाएगी, इधर a हो जाएगी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर इसकी निरक्षीय स्थिति में इसके बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट होगा यहाँ पे पॉइंट M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, M। ठीक है, पॉइंट मान लिया हमने M है, तो इस M पे हमें निकालनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में अक्ष में क्या होता था, इसके अक्ष पे जो हेडलाइन होती है उसी से समझ में आ जाएगी। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रहा तो हेडलाइन को समझ के आपको समझना आना चाहिए कि ये आखिर पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में हमने मान लिया कि ये जो दूरी है इतनी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये दूरी मान ली। ठीक है, ये दूरी हमने मान ली है, ये a हो गई, ये हमने मान ली है r। ठीक है, ये दूरी कितनी मान ली है r। ये कितनी होगी, अगर हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमारा जो निकल के आएगा वो लगभग a² प्लस के r² ये आएगा। ठीक है, ये दूरी इतनी आएगी और ये भी दूरी इतनी ही होगी, a² प्लस r²। ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे आपको अपना बेसिक यूज करना है। ठीक है, बेसिक यूज करना है। बेसिक के लिए क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे -q है, इधर +q है, तो क्या करेंगे हम कि अगर इसके हम परिणामी यहाँ पे ज्ञात करें तो क्या होता है, बेसिक याद करिएगा। मैंने बताया था -q में जो माइनस चार्ज आवेश होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। क्या होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। तो अंदर की तरफ आती हैं तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किधर होगी, इधर होगी। इसे हमने क्या मान लिया, E1। और +q होता है उसकी तरफ क्या होती है, बाहर जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया, इधर बाहर की तरफ जाएगा E2। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये रिजल्टेंट। ओके, ये आपका आ गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की बात करें तो आपने पढ़े होंगे जो हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट। अगर ये इधर एक लाइन जा रही है, इधर एक लाइन जा रही है, तो ये बीच में आपका ये आता था रिजल्टेंट। ये जो आपकी होती थी, ये होती थी जो स्ट्रेट लाइन होती E cos थीटा, ये हो जाती थी आपकी E sin थीटा। ठीक है, सॉरी sin थीटा और cos थीटा। आपने कंपोनेंट तो पढ़े ही होंगे निकालने। ठीक है, क्लास 10th में आपका चैप्टर है एक, उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये जो हमारा ये आ जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, आपने पढ़े होंगे। ठीक है,
तो जो ये हमारा आ जाएगा हमारा E1 साइन थीटा, ठीक है। और इसके कारण जो होगा इधर बाहर की तरफ E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ओके। यहाँ पे लिखा है E2 साइन थीटा। और रिजल्टेंट की अगर बात करें तो इधर ही अब ये बाहर की तरफ आएंगे, इसकी चारों तरफ ये अगर लाइनें होंगी तो यहीं पे ये आपका हो जाएगा E1 कॉस थीटा। देखिए E1 कॉस थीटा यानी कि माइनस के साथ आ रहा है क्षैतिज घटक, क्योंकि इसके कारण क्यों जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी थी, E मानी थी, ठीक है। देखिएगा चित्र की तरह E मानी थी E1, और इसके कारण क्या मानी थी E2। तो इसका जो क्षैतिज घटक इधर वाला आ गया, ठीक है, वो क्या आएगा ये E कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो E साइन थीटा होता है, ठीक है। E1 ये साइन थीटा हो गया माइनस के कारण, क्योंकि इसे अंदर आ रहा है इधर। और बाहर की तरफ कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, ठीक है। तो E2 कितनी हो गई, E2 साइन थीटा बाहर की तरफ हो गई, क्योंकि बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि प्लस से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखा है क्योंकि पीछे मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है। अगर आपको पीछे की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाके आप देख सकते हैं, लेक्चर वाइज आपको लिंक दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, तो E1 कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा और आपका आ जाएगा E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, -Q या +Q के कारण, ओके, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसे ड्राइव करेंगे तो देखिएगा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बात करें साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक की, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है डायपोल, हमने बताया था दो समान प्रकृति के और उनकी जो वैल्यू होती है वो भी समान होती है। अगर 2 कूलाम ये है तो ये भी 2 कूलाम होगा। तो मान लीजिए ये हमने मान लिया 2 कूलाम है, ये भी 2 कूलाम है, तो इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी भी जो वैल्यू होगी वो समान होगी, यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यहाँ पे इसके कारण ये हो जाएगी 0, ठीक है। 0 क्यों हो जाएगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है या ये मान लीजिए 2 ट्रैक्टर हैं, इधर भी 50 हाउस पावर का है और इधर भी हाउस पावर का है, ठीक है। अब दोनों एक तरफ जोड़ दिए हैं, ओके, एक तरफ जोड़ दिए हैं। अब ये भी उतना ही न्यूटन का बल लगाएगा, ये भी उतने ही न्यूटन का बल लगाएगा, ठीक है। अब दोनों जब एक ही न्यूटन के बल लगाएंगे तो क्या ये आगे पीछे हो पाएंगे, नहीं होंगे, ये स्टेबल ही रहेंगे, ये किधर भी नहीं जाएंगे। अगर ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे कोई बीच में व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी व्यक्ति नहीं, कोई भी चीज़ है, तो उस पर जितना बल इतना लग रहा है उस पर भी बल इतना लग रहा है। तो अगर नेट हम बल की बात करें तो यहाँ पे जो नेट बल होगा वो 0 होगा, समझिएगा। अगर हम टोटल बल की बात, अगर इस पॉइंट पे कितना बल लग रहा है दोनों तरफ से, ठीक है, तो वो लगभग HP है और इधर भी HP, तो 100 HP हो जाएगा, कितना है टोटल, ठीक है। और नेट अगर बीच बिंदु की बात करें तो कितना हो जाएगा 0, ओके, समझिएगा। तो इधर भी क्या है, ये पॉइंट बीच में है, ठीक है, इन दोनों के जितना इधर लगेगा उतना ही उधर लगेगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यानी कि जो आपके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पॉइंट M पे जो प्रभाव पड़ेगा इसके कारण पड़ेगा, क्योंकि E1 के कारण भी इधर लग रहा है, E2 के भी कारण लग रहा है, साथ में क्या है हमारा क्षैतिज घटक है वो क्या है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो E है वो कितनी है, अगर ER की बात करें, E रिजल्टेंट, तो ER कितनी है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, बस इतना, बस ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये आ गया तो समझ लीजिए पूरा आपका डेरिवेशन हो गया। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, पूरी डेरिवेशन आपका हो जाएगा, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। और उसके बाद जब आपकी एक स्टेप आ जाती है डेरिवेशन पूरा हो जाता है। आपके सिलेबस में जो भी है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक क्लियर करिएगा और रिवाइज करिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आपको थ्योरेटिकल अगर नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नोट्स के लिए फॉलो करें। वहाँ पे आप लिंक पे जाएंगे तो टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं केवल आपको
समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको जिस प्रकार बोर्ड में लिखना है वो आपको नोट्स में ही मिलेगा, ओके। यहाँ पे मैं रफली लिखता हूँ, केवल समझाता हूँ, आपका बेसिक क्लियर करता हूँ, ठीक है। E1 E2 cos थीटा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हम लिख लेंगे E1 sin थीटा इक्वल E2 sin थीटा, ठीक है। ये आपस दोनों में बराबर है, इनसे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चूँकि जो E1 और E2 यानी कि Q1 और Q2 का अगर मान बराबर है तो E1 और E2 का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस पे करती है, हमने देखा था फार्मूले में, E इज अनुपाती होता था किसके, Q के। जितना Q उतना E, ओके। तो जितना Q उतना E, तो दोनों का मान समान है तो दोनों के E की वैल्यू कितनी होगी, समान होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो हम ER को इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पे 2E cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम E1 E2 इज इक्वल टू E मान लें तो यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी दोनों कितनी हो जाएंगी 2E cos थीटा, ठीक है। ये दूरी भी आपको पता थी कैसे आ गई, ठीक है, क्योंकि ये A हो गया, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव था। ये जो बिंदु था वो R दूरी पे हमने कंसीडर किया है, ओके। तो क्या है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हैं और 2E cos थीटा यहाँ पे हमने लेके आए, ठीक है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो यहाँ पे कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, 2 इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन ये जो दूरी है A स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई और मल्टीप्लाई में cos थीटा, ओके, cos थीटा। अगर हम cos थीटा की बात करें तो लाल बटे कक्का से हम जो cos थीटा निकालेंगे तो यानी साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अपना A और कर्ण कितना है ये, तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो लगभग यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू A अपॉन A स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, ओके। दिख रहा है ये आपको, चेक कर लेता हूँ मैं, ओके। ओके दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है आपको, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 2/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन ये इससे हट जाएगा यानी कि A स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर आ जाएगा और cos थीटा की वैल्यू हम कितनी धर देंगे, यहाँ पे कितनी धर देंगे वैल्यू, या रख देंगे वैल्यू A स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1 की पावर 2, ठीक है, 1 की पावर 2। अगर यहाँ पे अंडर रूट x है तो x का मतलब ये है कि x की पावर 1/2 है, ओके, समझ गए। तो यहाँ पे 1/2 है और ये 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो 1 प्लस के 1/2 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या होती, जो इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ER इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये अपना हो जाएगा QA अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की वैल्यू 1/3, ओके, 1/3। ओके। अब हम देखिए क्या करेंगे, जो 2QA है ये 2 यहाँ पे ना लिख के, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया 2, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 के U बराबर हमने देखा था क्या था, जो डायपोल का फार्मूला होता था 2AQ, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू आ जाएगी, ये भी बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P अपॉन A स्क्वायर और प्लस के R स्क्वायर की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि
जो आर है और जो ए है, ठीक है, जो ए की वैल्यू आर के सापेक्ष बहुत ही कम है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 आएगी, क्योंकि जब हम 1+1/2 को हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस के 1/1, वो सॉरी 2, 3/2 आएगी। ओके, ठीक है, 3/2 आएगी। अब देखिए क्या होगा, इसके आगे का हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक पेन से। हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग, अगर यहाँ पे हम बोलें तो जो a² प्लस r², यानी कि r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है a से, ठीक है। मैंने बताया था क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है बहुत पास पास में प्लस माइनस होते हैं, लेकिन जो आकार होता है वो डायपोल के आकार का होता है, इसीलिए डायपोल मीन्स होता है द्विध्रुव, और विद्युत होता है तो यानी कि विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा कि जो ये 1/4πε0 है, ठीक है, और p है, अपॉन में क्या है, a² हट जाएगा यहाँ पे, r⁻², और मल्टीप्लाइड 2/3। माफ़ी चाहूँगा आपसे फिर से, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 3/2 होगी, मिस्टेक चल रही थी, जबकि मल्टीप्लाई भी किया था, फिर भी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। ओके, कोई नहीं, समझेंगे। ओके, 3/2 होगी, तो या क्या होगा, ये डिवाइड जो है इससे ये मल्टीप्लाई में होती है ना, ये मल्टीप्लाई में होगी, तो ये 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनली आपका ई आएगा, ओके, जो आपका ई आएगा वो आएगा E = 1/4πε0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ओके, समझिएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए पिछले वाला याद की, उसमें क्या था, उसमें था 2p, ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ पे 2 होता था 2 से, यानी कि क्या है कि अगर यहाँ पे ई आर की बात करें, अगर ई आर निरक्षीय तो आपका फार्मूला ये आ जाएगा। ओके, न्यूटन प्रति कूलम, उसमें 2 आता था, यानी कि दुगना होता है। अच्छी स्थिति में अगर बात करें तो निरक्षीय स्थिति से अच्छी स्थिति वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दुगनी होती है, ठीक है। तो ER = आएगा 2E, अगर ये निरक्षीय स्थिति की है, ER हमने मानी थी, ओके, और ये अगर अच्छी स्थिति की है तो ER से दुगनी होती है निरक्षीय स्थिति से अच्छी स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी बहुविकल्पी में, इसे भी नोट कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। अब हेडलाइन डालिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने क्या पढ़ा कि अच्छी स्थिति पे, फिर निरक्षीय स्थिति पे, उसके बीचों बीच, अब कहीं पे भी हो, ठीक है, मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे है, ना तो वो अच्छी स्थिति में है ना तो वो निरक्षीय स्थिति में है, और किसी पोजीशन में है, किसी भी पोजीशन में हो, ठीक है, किसी भी पोजीशन में हो, तब हम कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए ये कोई हमने फिर से कंसीडर किया -q और +q, ओके, -q और +q हमने कंसीडर किया। उसके बाद ये जो बिंदु है हमने इधर मान लिया, ठीक है, ना बीच में है, इसकी जो दूरी मान ली ये a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी होती है 2a, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये दूरी अगर r1 है और ये दूरी r2 है और ये दूरी हमने मान ली r, ठीक है। अब कैसे इसे फाइंड करेंगे, तो मान लीजिए हम क्या करेंगे,
इस वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, इतना रोटेट करेंगे कि जो ये R1 दूरी है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाए, R2 के। ओके, किसके बराबर हो जाए, R2 के। तो ये वैद्युत द्विध्रुव थोड़ा सा हम इस तरह करेंगे, इस तरह, यहाँ पे +Q हो जाएगा और यहाँ पे -Q हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे -Q हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह यहाँ पे आएगा P, इस तरह से आएगा P, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब अगर इसके रिजल्टेंट की बात करें तो क्या निकलेगा, ये -Q यहाँ पे आ गया, ये +Q यहाँ पे आ गया, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी कितनी हो गई, R2। ओके, R1 ये दूरी मान ली R2, ये P पॉइंट हो गया। इसे हमने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ओके, थोड़ा सा रोटेट किया है हमने, यानी कि थोड़ा सा घुमा दिया। अब क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा, 36 हो गया, 36, ठीक है, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और अगर झुका हुआ तो कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक है। अगर इसके हम रिजल्टेंट की बात करें तो ये कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, ये ER, ठीक है। और ये EA का मतलब होता है, EA का मतलब हमने होता है यहाँ पे एक्सियल पोजीशन, और ये हो गया एक्सियल पोजीशन, रोटेट किया है वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो यहाँ पे कंसीडर हुआ है, ठीक है। तो ये EA का मतलब होता है एक्सियल पोजीशन, मतलब 36 पे, ठीक है, 36, और ये हो गया एक्जिटोरियल यानी कि ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब एक्सियल पोजीशन पे अगर हम बात करें तो कितना आता है EA, एक्सियल पोजीशन यानी कि अच्छी स्थिति में जो हमारा आता था विद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना आता था, वो हम लिखेंगे, इस पे पहले हम लिखेंगे अच्छी स्थिति पे किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र तीव्रता या लगने वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो उसे EA से हम दिखाएंगे इस डेरिवेशन में, ठीक है। EA का मतलब है एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन, तो ये बोले तो एक्सियल पोजीशन, ठीक है। और इक्वाटोरियल पोजीशन, इसे समझिए। ओके, इक्वाटोरियल मतलब E, स्मॉल e, और एक्सियल का मतलब A, ठीक है। अब एक्सियल में अपना क्या होता था, ये जो घटक होता है एक्सियल, वो क्या होता है अपना कॉस थीटा लेते थे ना। 36 घटक जो होता है एक्सियल घटक जो होगा हमारा एक्सियल कंपोनेंट, तो वो होगा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी 1/4πε0 2p/r3। अगर ये दूरी बराबर है तो हम r मान लेंगे इसे, ठीक है। ये दूरी अगर हमने r मानी हो तो ये भी r हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये भी दूरी जो है ये तो r थी, इसे हम r1 इसे r2 मान लेते हैं, यानी r1 को हम r के बराबर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे r3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, जो घटक है उसके साथ लिखेंगे, जो होता है क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। 36 घटक क्या होता है कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन, EA बराबर 1/4πε0 ओनली P आता था ना, P/r3 साइन थीटा। ओके, साइन थीटा के साथ लिखेंगे इसे। अब क्या करेंगे, इसके रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसे ऐड नहीं करेंगे, इसका जो हम परिणामी निकालेंगे वो कुछ इस तरह निकलता है। परिणामी आपने निकाला होगा वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो जो रिजल्टेंट होगा अगर हम ER की बात करें इसमें, तो आ जाएगा रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ इक्वाटोरियल पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ए एक्सियल पोजीशन। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इंटेंसिटी को इंग्लिश में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये आ जाएगा हमारा, डेरिवेशन समझते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ER बराबर हमारा आ जाएगा ER हमारा
ई रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P/r³ का होल अप, सॉरी यहाँ पे इसके साथ cos थीटा भी आएगा, cos थीटा का होल अप स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ साइन थीटा का होल अप स्क्वायर। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। ओके कॉन्सेप्ट ये क्या है, आपको पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। पिछले लेक्चर देखने के लिए क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें दिए हुए हैं फिजिक्स बाय रजनीश सर, लेक्चर वाइज आपको लिंक मिल जाएंगे। ओके और उन्हें जाके देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके बाकी आपको कोई डाउट है तो डाउट के लिए आपको क्या करना है, जो नोट्स के लिए जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे अपनी रीड के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ मैं समझाता हूँ। ठीक है तो वहाँ पे आपको जिस तरह से लिखना है वो आपको नोट्स में ही मिलेगा, वहाँ से आप देखिएगा, रिवाइज करिएगा, यहाँ से आप सीखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करिएगा। ओके सारा सिलेबस कराया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बाद में अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करेंगे, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। ओके ठीक है। तो इसमें से कॉमन देखिए क्या क्या हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। ठीक है और पी भी कॉमन हो जाएगी, और ये बचा r³ ये भी कॉमन हो जाएगा। ओके और कॉमन हो जाएगा, कॉमन होने के बाद जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में आएगा तो रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाहर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ और ठीक है और कुछ नहीं आएगा, और अंदर बचेगा हमारा रूट ऑफ ए, क्या बचेगा यहाँ पे 2, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस का इधर किधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा ना। ठीक है हाँ यही आएगा जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है अब आगे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिख लेते हैं कि अगर 4 cos स्क्वायर थीटा है और क्या है प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर हम क्या करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं प्लस के 1। ओके ये आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, ये आपने मैथ में इतना पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ओके तो फिर यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा फाइनली निकल के वो आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1। ओके ये आपका आ जाएगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है किसी भी पॉइंट पे आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है तो हमारा जो निकल के आया किसी भी पॉइंट पे कितना आता था हमारा विद्युत क्षेत्र, किसी भी पॉइंट पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे P भी आती थी, नहीं ऐसे नहीं आता था, P/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1। ओके अब यदि जो थीटा का अगर जो झुकाव हो, जो हमने चित्र बनाया था उसमें अगर हम जो हमारा सॉरी वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक है उसे हम 90 डिग्री रोटेट कर दें, तो 90 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³,
यहाँ पे हम क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 3 और कॉस स्क्वायर 90 प्लस के 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 0। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस 90 की 0 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब एंड ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस के 1। ओके, 1 रहेगा, 1 का रूट खुलेगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इतना आएगा। ये किस में आता था हमारा निरक्षीय स्थिति में, इतना आता था निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में पोजीशन कौन सी आ गई अगर हम चित्त की बात करें तो ये क्या है 90 डिग्री में, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो भी रेखा है या जहाँ से हम पॉइंट कंसीडर करते हैं वो कितना होना चाहिए एंगल 90 डिग्री। और यही तो अपना आता था, चेक करिए, यही तो आता था, चेक करिएगा। ठीक है, यही तो आता था अपना। और अगर 0 हो जाए कॉस 0 का मतलब ये एंगल जो है 0 हो जाए, यानी कि ये वाली जो रेखा है वो कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इसके अक्ष पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0। अगर थीटा बराबर 0 हो तो कॉस 0 1, कॉस 0 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस के 1, 3 प्लस के 1 यानी कि 4, और 4 का अगर अंडर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब, और इधर कितना आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे लिख लिया। तो ये देखिए ये अच्छी स्थिति में आता था। तो यहाँ से किसी भी पॉइंट वाला जो हमारा थर्ड वाला डेरिवेशन है, किसी भी पॉइंट पे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कहीं पे भी पॉइंट हो बस एंगल होना चाहिए। अब झुकाव तो होगा, अब मान लीजिए 30 डिग्री पे हो, 40 डिग्री पे हो, कितना पे हो, एंगल का मान निकालेंगे, रख देंगे, आ जाएगा। ओके, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसे भी क्लियर रखिएगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वैद्युत फ्लक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं वैद्युत फ्लक्स। देखिए मजे से पढ़ेंगे और समझिएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में आपको भी पढ़ने में। ओके, नीचे कमेंट करिएगा कोई भी दिक्कत हो रही है, राइटिंग आपको कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट करिए कि सर ये इम्प्रूव होना चाहिए आपकी वीडियो में। ओके, हम उसे इम्प्रूव करेंगे, आप कमेंट करिएगा। ओके, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की, या फिर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए फ्लक्स, फ्लक्स से आप समझ रहे हो, किसी भी फ्लक्स का मतलब होता पुंज, एक प्रकार का पुंज, मतलब किसी चीज का इकट्ठा होना, उसे बोलते हैं पुंज, और पुंज का मतलब होता है फ्लक्स। अब उसे अगर हम काउंट करते हैं, मान लीजिए कोई भी प्रकाश है, उसकी हमने क्या की, छोटी छोटी लेयर, छोटी छोटी रेखाओं में हमने मान लिया प्रकाश है, बिखरा हुआ है पूरे रूम में, या फिर एक स्फीयर में, गोल रूम है, उसके अंदर बिखरा हुआ है। तो क्या होगा अगर हम उसे काउंट करें, और रेखाओं को अगर हम काउंट करें, अलग अलग मान लें हम, ठीक है, तो उसे हम काउंट करें, तो जो काउंट करते हैं और जो उसकी संख्या होगी, और जो भी उस कमरे के क्षेत्रफल में जितनी वो संख्या होगी, तो उस संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, उस प्रकाश का पुंज बोलेंगे, जिसे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसी भाषा में समझिए कि फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए ये क्यू है कोई आवेश, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं बहुत सारी, और हमने एक क्षेत्रफल कंसीडर किया, ये कोई क्षेत्रफल है हमारा। ठीक है, ये निकल रही है ऐसे 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 निकल रही है। ओके, इस तरह से निकल रही है, समझिएगा। और एक हमारा क्षेत्रफल है ये इस तरह से निकल रही है, इस तरह से ये इसमें निकल रही है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा हम ठीक से चित्र बना लेते हैं, ये थोड़ा रफली बन गया है। ओके, कोई नहीं, ये क्यू है, इससे क्या है वैद्युत फ्लक्स इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है ये। तो एक ये हमने मान लिया, ठीक है, और एक हमने ये मान लिया छोटा सा यहाँ पे, ये क्या है, कोई एरिया हमने डिसाइड किया है। ठीक है, कोई एरिया हमने डिसाइड किया है। ब्लैक पेन से अब लिखते हैं जैसे आपके समझ में आए, समझिएगा। कोई एरिया है ए,
A1, इसे A2 मान लिया, इसका मान लिया A1 है। ओके, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, जितनी ज़्यादा संख्याएं होंगी उस संख्याओं के मान को क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, अब देखिए क्या है इसमें, देखिएगा वैद्युत फ्लक्स जो है उसे हम डिनोट करते हैं फाई। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ओके, फाई से डिनोट करते हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ओके, तो क्या है, विद्युत क्षेत्र से ये निकल रहा है, ये इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, ई मान लिया हमने, ई इसका विद्युत क्षेत्र है। ओके, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं जो कि इतना एरिया है, तो विद्युत क्षेत्र कितना पड़ रहा है, इतना, यानी कि कम पड़ रहा है। 3 लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी अनंत निकलेगी अगर हम कंसीडर करते हैं, इसे तोड़ते हैं छोटी छोटी लाइनों में, और इसी एरिया को हमने A2 यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखिए अब कितना हुआ, इधर देखो 3 लाइनें अगर हम काउंट करते हैं, 1 2 3 लाइन निकल रही थी, और इधर 1 और ये भी निकलेगी 2 और 3, और ये हमारी होगी 4 और ये होगी हमारी 5। ओके, तो कितनी निकली लाइनें, 5 निकली, और इसमें कितनी निकली, 3, यानी कि एरिया अगर जितना बड़ा है तब भी विद्युत फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, और जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र है उतना ज़्यादा विद्युत फ्लक्स होगा, उतना ज़्यादा सघन होगा। ठीक है, अब किसी कमरे में हमने एक बल्ब रख लिया, बल्ब का मतलब है वो आवेश रखा है वहाँ पे, उसकी तरह ही सेम काम करता है, बाहर की तरफ निकलता है अगर प्लस आवेश है तो। और उसी के अंदर हमने 2 बल्ब कर दिए, फिर 3 अनंत बल्ब कर दिए, बहुत सारे बल्ब ही बल्ब कर दिए उसमें। ठीक है, बहुत सारे बल्ब ही बल्ब कर दिए, फिर बल्ब का क्या होगा, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा जो उजाला होगा, वो प्रकाश जो होगा उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, डेंसिटी एक तरह की इंटेंसिटी ही होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो यहाँ पे डिपेंड है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, देखिए किस चीज़ पे है, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ओके, किस चीज़ पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और किस चीज़ पे डिपेंड है, एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फाई ई डॉट ए, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, वो सॉरी अदिश राशि है। ठीक है, फिर यहाँ पे फाई ई का आ जाएगा ई, जैसे ही डॉट हटाएगा ई ए कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना होगा, ई ए, इसका कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम। एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंगल का कोई नहीं होता, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, ये इसका मात्रक आ जाएगा। और विमीय सूत्र क्या होता है ये आगे देखेंगे, बाकी आप समझ ही चुके होंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इस पर और डीपली हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की वीडियो बस यहीं तक, बाकी वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे पूरा सिलेबस कराया जाएगा। फिजिक्स का हम करा ही रहे हैं। ठीक है, कक्षा 12 का फिजिक्स का ये आपका 2 पार्ट में आपका फिजिक्स का पेपर होता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट होगा। और अभी मैथ का कक्षा 10 का यानी क्लास 10th का मैथ का क्लास लिए जा रहे हैं, जो कि लेक्चर प्रोवाइड है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, PS बघेल, उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ओके, और ये आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, हमारा पूरा प्रयास है। इसके बाद हम नया सिलेबस लेके आएंगे। हो सकता है आपका कक्षा 11 का लेके आए, या मैं 10th का फिजिक्स लेके आऊँ। ओके, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो।